आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डेथ एंड डाइंग। ये टॉपिक नर्सिंग, साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नर्सेस को टर्मिनली इल पेशेंट्स और उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्लोजली काम करना होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेथ एंड डाइंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ स्टेजेस के बारे में जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेथ एंड डाइंग। Patients who are terminally ill are often experience different level of awareness regarding their condition. जब कोई पेशेंट टर्मिनली इल होता है, मतलब उसकी डिजीज क्योर नहीं हो सकती, तब पेशेंट और उसके फैमिली दोनों के अंदर अलग अलग लेवल की अवेयरनेस होती है अपनी कंडीशन को लेकर। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है ग्लेसर एंड स्टार्स ने 1965 में, जिन्होंने बताया है कि डेथ के टाइम पर अवेयरनेस के 3 टाइप्स होते हैं। The three stages of awareness related to death and dying include: first is closed awareness. The patient and family members not be aware of the approaching death, or one partly knows about chooses not to disclose it. This situation can create communication difficulties, confusion, ethical dilemma for healthcare professional. तो सबसे पहली स्टेज होती है क्लोज्ड अवेयरनेस की। इस स्टेज में पेशेंट और फैमिली को ये तो डेथ के बारे में, या तो डेथ के बारे में पता ही नहीं होता, या फिर किसी एक को पता होता है लेकिन वो दूसरों को बताना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी फैमिली को पता होता है कि पेशेंट सीरियस है, लेकिन वो पेशेंट पेशेंट को सच नहीं बताते, सोचते हैं कि वो इमोशनली टूट जाएगा। इस सिचुएशन का रिजल्ट ये होता है कि उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है, और कई बार हेल्थ के स्टाफ के लिए भी एक एथिकल डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि वो इस कंडीशन के बारे में पेशेंट और उसके रिश्तेदारों को और बताए या ना बताए। नर्सिस के लिए ये स्टेज डिफिकल्ट होती है, क्योंकि सच और सेंसिटिविटी दोनों बैलेंस करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं अगली अवेयरनेस स्टेट की, जो है म्यूचुअल प्रिटेंस। Both the patient and the family knows about the terminal prognosis. However, they pretended not to know and avoid discussing it openly. This may result in emotional discomfort, lack of open communication, a feeling of isolation for the patient. मतलब इस सेकेंड अवेयरनेस की स्टेज में म्यूचुअल प्रिटेंस, इसमें पेशेंट को भी पता होता है, फैमिली को भी पता होता है, लेकिन दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। दोनों एक दूसरे से इसके बारे में बात ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट सोचता है मेरी फैमिली टेंशन में आ जाएगी अगर मैं बात करूंगा तो, और फैमिली सोचती है पेशेंट टूट जाएगा अगर वह इस बारे में बात करेंगे तो। इसका रिजल्ट यही होता है कि दोनों ही लोग, पेशेंट भी और उसकी फैमिली भी, डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, इमोशनली डिस्टेंस रहते हैं, अकेला फील करते हैं, लोनलीनेस लेते हैं। पेशेंट अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। ये स्टेज इमोशनली बहुत हैवी होती है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेट ऑफ अवेयरनेस की, ओपन अवेयरनेस। एवरीवन इंक्लूडिंग द पेशेंट एक्नॉलेजेस एंड डिस्कस द अप्रोचिंग डेथ। मतलब इस स्टेज में, ओपन अवेयरनेस की इस स्टेज में पेशेंट, फैमिली और हेल्थ केयर टीम सब ओपनली बात करते हैं अबाउट द डेथ। The patient is able to deal and express the feelings, share needs and wishes, and participate in decision. And he acquires a strong emotional support from family and healthcare professionals. मतलब पेशेंट फ्रीली अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, अपनी विशेस बताता है कि वह मरने से पहले क्या करना चाहता है, कुछ फ्यूचर डिसीजंस को डिस्कस करता है, जैसे मुझे घर पर टाइम स्पेंड करना है, मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, या मैं पेन फ्री रहना चाहता हूँ। लेकिन इस स्टेज में स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेज बेस्ट माना जाता है फॉर क्वालिटी एंड एंड ऑफ लाइफ केयर। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की। क्रूबरल रॉस मॉडल, डाबडा। डाबडा वर्ड याद करेंगे टू लर्न दीज 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। डाबडा मीन्स डी फॉर डिनायल, A for I for anger, B for bargaining, D for depression and 5 for acceptance. कई बार ये स्टेजेस इसी फॉर्म में आती हैं, और कई बार
अ, कई बार इनका आने का स्टेप आगे-पीछे भी हो सकता है। अ, हर पर्सन जब स्टेजेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है स्टेजेस का ऑर्डर यही फिक्स हो, जैसे डिनायल, बार्गेनिंग, एंगर, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। चलिए एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डिनायल की। पहली स्टेज है डिनायल, मतलब रिफ्यूज टू बिलीव। इट इज करेक्टराइज्ड बाय शॉक एंड डिसबिलीव। इस स्टेज में पर्सन को शॉक और डिसबिलीव पर्सन इस स्टेज में शॉक और डिसबिलीव में होता है, मतलब मानना ही नहीं चाहता कि वह मरने वाला है या क्रॉनिकली इल है। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर गलत कह रहा है। मतलब कंप्लीट स्टेट ऑफ डिनायल। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। माइंड अपने आप को सडन इमोशनल शॉक, एंग्जायटी से बचाना चाहता है, इसलिए वह डिनाई करता है। इन दिस द पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लॉस, act as a protective this denial is act as a protective mechanism to cope with the initial impact। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पेशेंट रिपोर्ट्स को मानना ही रिफ्यूज कर देता है। अगली स्टेज के बारे में बात करते हैं, एंगर। when no longer anger means when the patient or the family no longer able to deny। यहाँ पर गुस्सा फील होता है और पेशेंट पूछता है कि वाई मी। उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और क्वेश्चनिंग होती है। वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एंगर, दिस एंगर मे बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन सेल्फ, लव्ड वन, केयर गिवर्स और गॉड। मतलब ये एंगर, ये गुस्सा अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन या उनकी जो केयर कर रहे हैं, या फिर लास्ट में भगवान के ऊपर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ ही क्यों किया, डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं दिया। एज अ नर्स हमें समझना होता है कि एंगर पर्सनल नहीं होता, ये ग्रीफ का ही पार्ट होता है। तो चलते हैं अगली स्टेज की तरफ, दैट इज बार्गेनिंग। Bargaining means now the patient is accepting the death but wants more time। यहाँ पर पेशेंट एक्सेप्ट करता है कि वह मरने वाला है, पर भगवान से, अपने केयर गिवर से, डॉक्टर से कुछ ऐसा करना चाहता है कि उसे उसका डेथ का टाइम डिले हो जाए और उसे और समय मिल जाए। मतलब पेश या पर्सन लॉस को डिले या रिवर्स करने की कोशिश करना चाहता है। पर्सन में मेक प्रॉमिस और निगोशिएट विद द हायर पावर। यहाँ वो भगवान से प्रॉमिस करता है कि वह बुरे काम नहीं करेगा या भी वो ऐसा काम करेगा, और कुछ हद तक निगोशिएशन पे पहुंचता है कि भगवान उसकी लाइफ थोड़ी लंबी कर दे। अगर मैं ठीक हो गया तो मैं सब ठीक करूँगा, बस थोड़ा और टाइम दे दो। ये एक होप बेस्ड स्टेज होती है जिसमें पर्सन कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करता है। इसमें पेशेंट के अंदर कॉमन थॉट्स आते हैं, इफ आई डू दिस मे बी दिस वुड बी हैपन। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये चीज़ दोबारा नहीं होगी, मुझे थोड़ा समय और दे दो। अगली स्टेज आती है डिप्रेशन की। इन दिस स्टेज पेशेंट रियलाइजेस डेथ विल कम सून। इस स्टेज में पेशेंट को अब ये रियलाइज हो चुका है कि वह मरने वाला है, इसलिए वो हेल्पलेस एंड होपलेस फील करता है। डीप सैडनेस अकर ड्यू टू रियलाइजेशन ऑफ परमानेंट लॉस। इंडिविजुअल में विड्रॉ एंड फील इमोशनली हैवी। इस स्टेज में वो बहुत ही डीपली सैड हो जाता है। पर्सन समझ जाता है कि लॉस परमानेंट है और इस टाइम पे वह चुप रहने लगता है, कई बार रोने लगता है, वह काम में इंटरेस्ट खो देता है और विड्रॉल जैसा एक्सपीरियंस करता है, मतलब हर काम से जी चुरा लेता है या वह काम नहीं करता है। ये नॉर्मल ग्रीफ ग्रीफ का पार्ट है। इसको मेंटल इलनेस समझकर जज नहीं करना चाहिए। अगली स्टेज की बात करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस। अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दे आर गोइंग टू डाई। नाउ द पेशेंट एक्सेप्ट द फैक्ट कि अब वो मरने ही वाला है। अ सेंस ऑफ पीस एंड काम डेवलप रिगार्डिंग द रियलिटी ऑफ लॉस। यहाँ पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है कि और मन में शांति महसूस करता है, फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करता है।
एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि वो खुश है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब मैं इस सच के साथ जीना जीना सीख रहा हूँ। यहीं से हीलिंग और पीसफुल क्लोजर स्टार्ट होता है। अ पर्सन बिगिंस टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, मेक फ्यूचर प्लान्स and re-engage with the life. Acceptance does not mean happiness, but understand the readiness. एक इम्पॉर्टेंट नोट डिस्कस करना चाहूंगी। नॉट एवरीवन एक्सपीरियंस ऑल स्टेजेस एंड दे डू नॉट ऑलवेज अकर इन फिक्स ऑर्डर। जैसा मैंने पहले भी बताया, ये स्टेजेस सेम इसी डाबडा के ऑर्डर में नहीं, कई बार आगे पीछे भी हो सकती हैं, और कई बार ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर पर्सन ये पांचों स्टेजेस फील ही ना करे, जस्ट डिनाई करे, बार्गेन करे और एक्सेप्ट कर ले, या फिर एक या दो स्टेजेस ही एक्सपीरियंस करें। ये स्टेजेस कोबलर एंड रोज ने दी थी, पर्टिकुलर ग्रीफ या डेथ को लेकर पेशेंट कैसे क्या-क्या कैसे एक्सपीरियंस करता है। अब हम बात करते हैं वोर्डन टास्क ऑफ मोर्निंग, मतलब जो ग्रीफ को हैंडल करने और प्रैक्टिस, मतलब दुःख को हैंडल कैसे कर सकता है इंसान, इसके बारे में बताते हैं। मतलब अगर एक इंसान मरने वाला है या उसके केयरगिवर जिनको पता चल गया है कि उनका कोई लव्ड वन्स मरने वाला है, तो वे बहुत ही सैडनेस की स्टेट में होते हैं। तो वार्डन ने कुछ ऐसे काम बताए थे जिससे वह इस ग्रीफ को हैंडल कर सकते हैं। When death occurs, mourners go through a process of grieving that includes the following task. Number one, accepting the reality of loss. जो मॉर्नर्स हैं, जिनको जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जिनका कोई लव्ड वन जाने वाला है, सबसे पहला काम ये होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनका कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाने वाली है। दे एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लॉस, कमिंग टू टर्म विद द फैक्ट दैट द लव्ड वन इज़ गॉन। सबसे पहला काम यही होता है कि एक्सेप्ट करना कि लव्ड वन अब नहीं रहा या अब जाने वाला है। Then experiencing the pain of grief, allowing oneself to feel emotional pain related to the loss. मतलब अपने इमोशंस को फील करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, ये सब एक नेचुरल फिनोमेना है। अगला स्टेप आता है, अगला टास्क आता है एडजस्टिंग टू लाइफ विदाउट द डिजीज्ड, मतलब लर्निंग टू लिव इन द वर्ल्ड वेयर द लव्ड वन इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। अब नए तरीके से लाइफ जीना शुरू करते हैं, सीखते हैं, और बिना उस पर्सन के लाइफ के आगे बढ़ते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टास्क इज री इन्वेस्टिंग इन अ न्यू रिलेशनशिप, मतलब ग्रेजुअली फॉर्मिंग अ न्यू रिलेशनशिप, फाइंडिंग मीनिंग्स एंड पर्पस इन लाइफ, मतलब धीरे धीरे नए रिलेशन बनाने लगते हैं, लाइफ के मीनिंग ढूंढने लगते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी डेथ और डाइंग की कुछ एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने कुछ स्टेजेस के बारे डेथ की कुछ स्टेजेस के बारे में पढ़ा, और मॉर्निंग के कुछ टास्क पढ़े कि आफ्टर डेथ ऑफ लव्ड वंस, how the after the death of loved ones, how the family member accept the loss and reinvest in the relationship and continue their life. तो आप मुझे बताइए। तो स्टूडेंट, ये थी डेथ एंड डाइंग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जो नर्सिंग एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, ग्रीफ एक प्रोसेस है, हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है। नर्सिस का रोल होता है सपोर्ट, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग देना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नर्सिंग माइंड्स अनलॉक। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।